अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। कैसे हस्ती के समंदर का तला तुम ठहरे, कैसे हस्ती के समंदर का तला तुम ठहरे, जिंदगी भर यही तदबीर बशर होती है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल करें। हमारे प्यारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए जो इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं सुबह 8 बजे टीवी स्क्रीन्स ऑन करके, हमारे लिए आज भी उनके लिए यही दुआ हमारी तरफ से कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुर्रम रहें, बसत व सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। आपने आज दिन के लिए जो भी मंसूबे बनाए हैं, अल्लाह ताला आपको उन मंसूबों में कामयाब करे और कल जो काम आधे अधूरे रह गए थे आज वो सभी काम पाए तकमील को पहुँचें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, हर दिन एक नया चैलेंज, कुछ नई आजमाइशों से नबर्द आजमा होता है इंसान, और इस दिन में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है एक इंसान को, कितनी आसानियों का, कितनी राहतें मैसर आएंगी, ये किसी इंसान को पता नहीं होता जब वो सुबह तलाश माश में घर से निकलता है या किसी काम को अंजाम देने के लिए निकलता है। अक्सर हम जब आजमाइश लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में मुसीबतें याद आती हैं, परेशानियां जो हैं याद आती हैं, लेकिन आजमाइशें जो हैं वो खुशियों वाली भी हो सकती हैं। और उलमा का कहना है कि ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा सख्त आजमाइश वो है जो खुशियों भरी होती है, क्योंकि जो जिस आजमाइश में इंसान गमज़दा हो जाता है, मगमूम हो जाता है, तो कम से कम वो अपने रब ज़ुल जलाल की तरफ माइल हो जाता है, वो अपने रब को याद करता है, उसकी पनाह मांगता है, उससे मदद मांगता है, तो इस तरह से वो एक मुतवज्जा हो जाता है अपने खालिक कायनात की तरफ। लेकिन जब खुशियों की आजमाइश हो, जहाँ पे अल्लाह ताला एक इंसान को कोई दर्जा दे, मर्तबा दे, आसूदा हाली दे, तो बिल्कुल ही गाफिल हो जाता है अपने रब के ध्यान से। इसलिए जो खुशियां हमें इस वक्त मैसर आ रही हैं, अगर हमारे हालात अच्छे हैं तो इसको आप फ्रीडम न समझे, लिबर्टी न समझे, ये भी आजमाइश हो सकती है। अल्लाह ताला करे कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और कामरानियों भरा रहे, और जो भी काम करने का आपने सोचा है वो काम जो है तशने तकमील को पहुँचे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि दो मेज़बान जो हैं प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी को अंजाम देते हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, और काफ़ी अरसे के बाद मेरे साथ रहेंगे ताबिश। अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल सही फरमाया आपने, और हम ये उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं अपने नाज़रीन के लिए कि जो काम उन लोगों ने कल के लिए रख दिए इंशाल्लाह वो भी पूरे हो जाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब और इस्तकबाल है आपका गुड मॉर्निंग J&K में। गुड मॉर्निंग J&K का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। दुआ और उम्मीद आज भी हर रोज़ की तरह यही कि आप सभी नाज़रीन जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हाल कुछ ऐसे हैं कि सर्दियों में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है, बल्कि कल या कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था जो बेसिकली केरला के रहने वाले हैं, तो बात करते करते जब बात आई मौसम की, तो शायद वो दाद दे रहे थे हमारी कि
आप इतने मौसम में इतनी ठंड में सर्वाइव कैसे कर पाते? बहरहाल जवाब भी उन्होंने खुद ही दिया और हकीकत भी यही है नाजरीन कि इंसान अपने खित्ते के हिसाब से, अपने वेदर से, अपने क्लाइमेट से अडेप्ट कर लेता है। और आप देखिए ना नाजरीन, इतनी सर्दी के बावजूद भी हमारे जो घर के अफराद है, ख्वाह वो बुजुर्ग हो या सान माजी बन सुबह नेरान सान खतर कांग्र तैयार करान या सन बुजुर्ग इतनी सर्दी के बावजूद भी तिम वुचन कि कांदरवान पे ज्यादा बुजुर्ग गसान नजर तो तिम सान खतर अगर तिम चोट या घर बे कम आसे। लेकिन उनसे ये गुजारिश है कि जिन जन सुबह नेरान तिम कर पन अख लगन तिम वारिया ज्यादा पलव तो बे कर पन बुत वारिया ज्यादा कर क्या इसके नाजरीन जो ये मरीज है जो खुदा न खास्ता हाइपरटेंशन की तकालीफ में मुब्तला है, ये शदीद सर्दी की वजह से उनको खुदा न खास्ता मजीद तकलीफ भी हो सकती है। तिम चीज़ों ख्याल था तो वो वनकस अकिस सर्द रीजनस मज रोजान यम बाकी सन दोस्त बैरून रियासतन मज रोजान तिम वन तुम कित सर्दी हूं मुकाबल कर सेम सूरत हाल सन आसान ये गर्मी हुंद मौसम पे वन यीसा गर्म क्राय मज कित तिम सर्वाइव कर, मगर अल्लाह ताला हर कंस इंसानस सो अडेप्ट कर युस एनवायरनमेंट युथ मौसम ये हालात इंसान उन हालात में खुद को ढाल ही देता है। ये अल्लाह ताला सिंदी तरफ तमिस मज वह मौसमी हालात योत कह अगर बाकी तम समाजी हालात सयासी हालात तम हिसाब अडेप्ट करानी पे तिथि सो साइकी डेवलप गसान जिसम तो तम सुन तिथे डेवलप गसान। तुम वो एसी लोग कांदरवान पे गाड़ मज नान बिचार मजूर तबका सत वाबस्त लोग तम कत मेहनत करान तथ पूरे दोहस मज यीचा तम करान तस्वुर करान कि कित हेकान यूत कर, मगर तिम वो आदि हो गए। तो बात यही है कि जिंदगी में आदि होने की जरूरत है। आप जो काम करते हैं आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है, आप आदि हो जाते हैं तो खुद ब खुद आपका जिस्म और जहन फिर खुद ब खुद ढल जाता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इंसान काम कर आदि बेहतर तो मगर अस पे पन खास खास ख्याल था। बहरहाल ये थी मौसम के हवाले से बात, फिर भी हम प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक मौसम और शहरों के हवाले से अपडेट्स पहुँचाते हैं। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। श्रीनगर में अगर दर्ज हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहने की तवक्का है। शहरों का हाल कुछ इस तरह से कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ से आने जाने की इजाज़त होगी। और अगर बात करें माल बरदार गाड़ियों की तो उन्हें उधमपुर से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। मुगल रोड पर बर्फबारी की वजह से फिलहाल ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। और अगर बात करें हम SSG रोड की तो उस रोड पर सभी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है। जी बहुत शुक्रिया ताबिश, मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा था तो पिछली बार जब हम मिले थे तो आपके चेहरे पे ऐनक नहीं था। जी बिल्कुल, खैरियत है? बेसिकली हमार क्या प्रॉब्लम है कि जो मेरा काम है उसमें लैपटॉप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, स्क्रीन, सो इसलिए हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी स्क्रीन टाइम जितने भी एक्सपोज है या यू आर एक्सपोज टू द स्क्रीन टाइम, ख्वाह वो फ़ोन हो या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, तो कोशिश करें कि मैं ये नहीं दुआ करता कि आप पे चश्मा लग जाए, लेकिन ये जरूर करें कि जो स्क्रीन टाइम है वो जितना हो सके आप अवॉइड करें और अगर डिस्टेंस जितनी आप मेंटेन कर सकें वो ज़्यादा बेहतर, वरना ताबिश की तरह आपको भी चश्मा लग जाएगा। खैर नाज़रीन मोहतरम, सुबह सुबह हम मौसीकी से आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। अख मोदुर म्यूट कशुर बोथ बोजो राजा बिलाल तो शाही मुमताज़ जी ने आवाज़ मज तम पत करना हो तो पन्नस पचस सत मुलाकात तो वुछा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। राबान यशुआतन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से ताज़
तस्कत करारा से सग दुत में दर्द चाहिए, सग दुत में दर्द चाहिए। हर्द बिछनिए है जन ताज बहारा से, ताज बहारा से। राबान यशुआदन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। दुर्दान दहान हरम, दुर्दान दहान हरम। सोचस में तुम्हार करीम हो, बोलता सुयारा से, बोलता सुयारा से। क्या जाने दिलुक ददबन है यस ताज बहारा से, ताज बहारा से। रावान यशोदन तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। रिंदन ह्युन गिंदोनी, रिंदन ह्युन गिंदोनी। छुई खूने जिगर चोनी, रिंदन ह्युन गिंदोनी, रिंदन ह्युन गिंदोनी। सुई जानी यस ललबुन है मंजलोल नारा से, मंजलोल नारा से।
बहारा से, ताज बहारा से रावान यशवादन है, कसकत करारा से, कसकत करारा से, कसकत करारा से। जी, इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कहर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ की थी कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें इस सर्दी से बचने के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए अपने आप का, और वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन चूंकि अस्कर कांदर वानन हज कत तिमन आज गुजरिश ये कर सन बुजुर्ग या सारी नफर बनान जंक्शन पॉइंट तक इस वबा की सूरत हाल में उन्हें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि सर्दी की जो तकालीफ है उनसे बचने के साथ साथ हमें इस वबा से बचने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे बचने के लिए हमें मास्क का अहतमाम बहुत ज़रूरी करना चाहिए। बहरहाल आज हम किन से आपकी मुलाकात कराएंगे और आज किस मौजू पर उन मेहमान से बात होगी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया एमआर का क्वालिटी। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं आप, और बिला ताखीर आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएंगे। और आज के मेहमान के बारे में एक शेर जो है मेरी जहन में आ रहा है कि बस एक धुन थी समंदर को पार करने की, बस एक धुन थी समंदर को पार करने की, मैं जानता था कि समंदर के पार कुछ भी न था। तो आज हम समंदर के सफ़र के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, अक्सर हम ऐसे मेहमानों को मदऊ करते हैं हमारे प्रोग्राम में जिनका ताल्लुक ऐसे डिपार्टमेंट से होता है, ऐसे फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ से होता है जिनसे हम मानूस होते हैं, या उस डिपार्टमेंट में हम गए हों या वहाँ पे विज़िट भी किया हो। लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें फैसिनेट करते हैं, जिनको हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा होता है। ऐसा ही एक फील्ड है नेवी का। आज समंदर के सफ़र के बारे में बात करेंगे हम कमांडर भानु प्रताप सिंह साहब से, जो कि एक्स नेवी कमांडर रह चुके हैं, अभी ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कश्मीर डिवीज़न है। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। वेलकम। सबसे पहले तो मैं DD कश्मीर और आपका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज एक्स इंडियन नेवी से यहाँ पे और अपने होम स्टेट में वापस आके अपने लोगों के बीच में बैठ के जो मुझे ये खिदमत करने का मौका मिल रहा है एज ए ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, मैं बहुत ही इस फील्ड से बहुत फैसिनेट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब वहाँ पे खिदमत कर रहा था देश के लिए, और जब वहाँ से वापस अपने होम स्टेट में वापस आया और मुझे अपने उन लोगों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है जो अपना बेहतरीन हिस्सा यहाँ वैली में या टफ एरिया, चाहे अरुणाचल प्रदेश आर्मी से जो जिनकी स्पेशली बात कर रहा हूँ, जिनके हालात आप भी यहाँ से जानते होंगे कि कितने मुश्किल वेदर में, टेरेन में वो लोग काम करते हैं। तो उनके लिए जब मुझे कहा गया कि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा बेशक मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक वैसा डिपार्टमेंट है जो आपको बदले में मुझे बस दुआएं मिलती हैं यहाँ के लोगों से। क्योंकि जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी जो परेशानियां हैं वो जब हम उसको दूर कर पाते हैं किसी भी तरह से हेल्प करके, या जो हमारा काम है वो करके, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है इंसान, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। बिल्कुल। और जब आपको अपने ही स्टेट में काम करने का मौका मिले, अपने लोगों की खिदमत करने का मौका मिले, तो इस सेटिस्फैक्शन में और इजाफा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, आज मैं बस मेरे जहन में सिर्फ समंदर पे अशार आ रहे हैं, पता नहीं क्यों।
तो एक और शेर का एक मिसरा है कि यादों के समंदर में, माजी के समंदर में अक्सर यादों के जजीरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हर इंसान का माजी है, हर इंसान का एक पास्ट होता है, एक जर्नी होती है, कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो आपको हम अपने बचपन में लिए चलते हैं। आपका बचपन किस तरह का था, कहाँ गुजरा, किन हालात में गुजरा, और क्या खट्टी मीठी यादें आपको याद आती? जी मैं तो पहले आपको बता दूं कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा जो गांव है उसका नाम बिलावर है। बिलावर। वो इन पहाड़ी इलाकों में है कि हमारा घर भी पहाड़ पे ही था। अरे क्या बात। सो मेरा बचपन वहीं गुजरा। फिर उसके चंद 3-4 साल के बाद हम जम्मू में आए। वो पहाड़ी लाइफ कैसी थी? वो पहाड़ी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत पीसफुल लाइफ थी। कोई परेशानी नहीं थी कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और बहुत ही छोटा मिल के अरसा मैंने वहाँ गुजारा, 4 से 5 साल गुजारा। और वहाँ से बाद फिर हम जम्मू आ गए। जी। तो बिकॉज मेरे फादर जो थे वो पॉलिटिशियन कम एडवोकेट थे। ओके। सो नाउ ही इज नो मोर। तो इसीलिए फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हुए जम्मू में, और वहाँ पे हम सिटी में रहते, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते, अपनी जर्नी को हमने जिया। और वहीं पे अपनी सारी स्कूलिंग हमारी रही टिल यूनिवर्सिटी तक। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था जब मैं करते करते इस तरह इंडियन नेवी को ज्वाइन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंडियन नेवी को ज्वाइन किया, मैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में एक लौता था जो इंडियन नेवी फर्स्ट वन टू ज्वाइन। फर्स्ट वन। सभी सब नहीं तो सब आर्मी की ही तरफ जाते हैं। जी। तो जब मैंने इसके लिए सोचा और किया, तो मेरे फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स वो बहुत ही फैसिनेट थे कि अच्छा तुम इंडियन नेवी में जाओगे, इससे अच्छा तुम यहाँ कर लेते, वहाँ जाओगे, वहाँ समुंदर में जाना पड़ेगा तुम्हें, लाइफ थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उस लाइफ को भी जिया जाए, एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एक्सप्लोर। एंड मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। और एक मौका मिलता है, चाहे वो एक अफसर हो या एक जवान हो, उसे डिफरेंट फॉरेन कंट्री की नेवी से इंटरेक्ट करने का, आपको बहुत सारे पोर्ट्स को टच करने का, आप जो वेदर, जो लोग जैसे आप बात कर रहे थे ठंड की, तो आपको वहाँ समुद्र की लहरों से झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और आप जानते हैं कि आप उनसे जीत नहीं सकते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जी। तो ये एक छोटी सी मैंने उसमें जर्नी, जब अपना ये इंडियन नेवी के बारे में आपको जब मैंने इसको ज्वाइन किया, तो मैंने उसको ऐसे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ज्वाइन किया। इसलिए मैं हैव सर्व्ड ओनली फॉर 14 ईयर्स। 14 साल के लिए मैंने उसमें अपना काम दे के। मतलब आप स्कूल टाइम से ही ये चाहते थे नेवी में आना, कि अचानक से कुछ ऐसा? बिल्कुल, बल्कि मैं यही आपसे पूछना चाहता था हमारे मेहमान से कि ये पहाड़ से लेके समंदर का सफर, इसकी क्या खास वजह थी? इसे ये आप कह लीजिए कि जो ऊपर वाला है, जहां वो किसी को भेजना चाहता है वो उसको भेज के रहता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आर्मी के लिए ही मेरे मन में, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर पैटर्नल बोथ साइड से दोनों उन्होंने JNK आर्मी में सर्व किया एज ए ऑफिसर, दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो। तो मुझे आर्मी फैसिनेट करती थी। और आपने देखा हमारे यहाँ पे, हमारी वैली से हो या हमारे पूरे JNK से, लोग आर्मी की तरफ ही जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखी वही है। लेकिन जब मुझे दूसरा मौका मिला नेवी के लिए, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो मैंने इसके लिए जब किया, और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं बहुत एक अच्छा, मैं कहूँ कि जो मुतमईन है आप। मैं बहुत मुतमईन हूँ। मुझे बहुत अच्छी, आप कह लें ग्रूमिंग कह लें, आप कह रहे हैं जो परवरिश की है इंडियन नेवी ने आफ्टर माय पेरेंट्स, वो एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। सो आपने हायर सेकेंडरी के बाद नेवी एग्जाम के लिए अप्लाई किया? नहीं, मैंने हायर सेकेंडरी, अपनी ग्रेजुएशन मैंने ये अपना लॉ में रहते हुए मैंने थ्रू CDS इसको ज्वाइन किया। तो क्या तरीका होता है इसके लिए? फिजिकल टेस्ट देने पड़ते हैं या फिर रिटन टेस्ट वगैरह, दोनों चीजें होती हैं? देखिए, ऑफिसर्स कार्डर में जाने के लिए जो मैं आपको मेन बताऊं, जो जिसकी मैं ऐसे, अब जैसे वैली में मैंने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर ज्वाइन किया है, तो मैं यहाँ के लोगों को ये बोल रहा हूँ, आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। जी। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक, जो लोग NDA से इसका एग्जाम दे के आगे बढ़ते हैं। सही। और मैं ये बताना चाहता हूँ,
जो बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है। अब लेडीज गर्ल्स वो भी एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं, वो भी सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं, वो भी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये इस बार पहली बार हो रहा है कि जहां सिर्फ लड़कों को ही इजाजत मिलती थी कि आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, अब लड़कियां भी शिरकत कर सकती हैं। तो आप एनडीए के थ्रू इसमें जा सकते हैं। रिटर्न टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का, वो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जिसे हम एसएसबी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रहता है। वो 5 दिन का इंटरव्यू रहता है। तो उसमें आप फर्स्ट डे जो होता है उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं जी। तो जो बच्चे उसको फर्स्ट डे में पास कर जाते हैं वो सेकंड डे के लिए वो शॉर्ट लिस्ट आखिरी 4 दिन बिताते हैं। अच्छा, तो बिताते उसके 5वें दिन में ही या तो आपको रखा जाता है या निकाला जाता है। तो ये 5 दिन का जो एक समरी बनती है, टोटल जो मार्क्स बनते हैं जो उसमें पास करते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 स्पेशलिस्ट हैं जो इसको बोर्ड को चेक करते हैं एक बच्चे में क्या वो कुव्वत है, वो इंटेलिजेंस है कि वो इसमें आगे नेवी में बन सकता है। जी। तो एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर इसमें रहता है जो इंटरव्यू लेता है, एक को ग्रुप टास्किंग ऑफिसर बोलते हैं जो आपको फिजिकल टेस्ट लेता है, आपके मिलिट्री प्लानिंग्स करवाता है, और एक साइकोलॉजिस्ट रहता है जो आप फ्यूचर में कैसा बिहेव करेंगे, बिहेवियर पे ध्यान देता है, वो आपके डिफरेंट टेस्ट उसमें लेता है। तो इन 5 दिन में जो बच्चे पास कर जाते हैं वो रिकमेंड हो जाते हैं, इसको हम रिकमेंड बोलते हैं, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल्स होता है। तो आपने ये तीनों मरहले पार कर लिए हैं। तो आज जो आपको लोग देख रहे हैं जो नेवी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जरा सा खुलासा कर दीजिए कि व्हाट डज इट टेक टू बी इन द नेवी, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, चाहे वो बिहेवियर की हो चाहे वो फिजिकल एंड्योरेंस। बिल्कुल। देखिए फिजिकल एंड्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो भागना तो पड़ेगा और फिजिकल से ज़्यादा मैं ये कहूँ ये एक बच्चों को ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो पर्सनैलिटी है वो एक बच्चे की बचपन से बनती है, वो किस हालात में रहा, सही बात, वो किन के बीच में रहा, सही, और उसने क्या किया। अब मैं आपको ये बता दूं कि फौज एक ऐसा माध्यम है, ऐसा एक जब आप ये टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें जो लोग 50 से 55% वाले भी बैठे हैं उसमें उस टेस्ट को देने के लिए, और एक 90 से 95% वाला भी बैठा है। हर कोई जो भी एलिजिबल है, जो भी लेवल है, इसमें परसेंटेज एक जस्ट माध्यम है आपको फॉर्म भरने के लिए, बस उसके बिना उस बच्चे की अपनी मेहनत है। और मैं भी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूं जो एक 55 से 60-65 के बीच में रहा जी। सो उसमें पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका बचपन कैसा रहा वही उन टेस्ट में देखा जाता है। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, किस तरह के वैल्यूज हैं, डिसिप्लिन है आपकी, नहीं डिसिप्लिन है आप में, सोशल है, सहनशीलता है, दूसरे की मदद कर सकते नहीं कर सकते हैं, क्या आप अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड हैं जी। अगर सेल्फ सेंटर्ड हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फोर्स तो फिर घर जाइए, बैठिए घर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। खैर आपने तो फिर ये टेस्ट क्वालिफाई भी किया और आप नेवी में आए। तो नेवी में आने के बाद फिर कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स हुई, किन किन पोजीशंस पे आपने सर्व किया, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो जब मैंने ये नेवी ज्वाइन की तो इसमें वेरियस ब्रांचेस रहती हैं कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप लॉजिस्टिक ऑफिसर बनना चाहते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। ओके। सो जो मैंने चूज किया था उसको हम बोलते हैं नेवी में लॉजिस्टिक्स। और आप आर्मी के पैरलांस में इसको बोल देंगे तो जो इनकी सप्लाई सर्विसेज होती हैं। तो बेसिकली मैंने फाइनेंस, आपका राशंस, आपकी क्लोथिंग, और जो भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं नेवी में सप्लाईज का, तो मैंने ये ब्रांच को ज्वाइन किया और मैं बहुत खुश हूँ इस ब्रांच से, जो इसने मुझे एक्सपोजर दिया और जो फाइनेंस डील करने की मुझे मौका दिया। एंड मैं इससे जुड़ी चीज़ बताऊंगा कि मैं इसी ब्रांच में रहते हुए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिस हमारा रहा, एक उसको हम इंडियन नेवल पे ऑफिस बोलते हैं, जहां से पूरी नेवी की सैलरी जनरेट होती थी। मैं उस ऑफिस में काम करने का मौका मिला और मैंने 3 जहाज़ों में काम किया एज ए लॉजिस्टिक ऑफिसर, शिप में रहने का मौका मिला। और ऐसा कोई हिंदुस्तान का पोर्ट नहीं है जहां आप नहीं गए, जहां मैं नहीं गया। और इनफैक्ट आप अंडमान निकोबार भी उसको काउंट कर लीजिए। और इसी नेवी ने मुझे
टिल रशिया व्लादिवोस्टॉक तक घुमाने का मौका बिल्कुल बिल्कुल कमांडर भानु प्रताप जी, हम जो आपकी एक्सपीरियंस रही है नेवी में इसके बारे में हम जरूर बात करें, लेकिन हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन, रुकते एक वक्फे के लिए और वक्फे के उस पार आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खी और उसके बाद हमारे मेहमान से गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया एमआर का क्वालिटी। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया। आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल। मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मंजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। जब चारवई सानि बेहतर लसन बसन बापत थज अहमियत थवान, मगर दुह दिश जिंदगी मज यमन मुख्तलिफ खतरात तो नुकसानात हेकान दरपेश यत। बाजी कीमती जानवर अज जान ते गसान, यथवी नुकसानम निश बचन तो कुमुई बायन तोहफुज दिन बापत भारत सरकार लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। अमि मुमकिन नुकसान कि सूरतस मज बचन पाए। सरकार अत स्कीम तहत इंश्योरनी किस्त यानी प्रीमियम भरनस मज 50 पे 70% सब्सिडी ते दिवान। गाव गई बेमार, पत कर इलाज विलाज वारिया तो मगर गाव गई नी ठीक। पत लास्ट स्टेजस पे मई पत गाव, पत कर इंश्योरेंस करीम पक पत त्रे तमो तम पोस तौर तो कोर नव इंश्योरेंस गोवन। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम मुतल्लिक तफसीलात जानने बापत करिव लाइफ स्टॉक बोर्ड कश्मीर सत रब्त। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा कमांडर भानु प्रताप सिंह जी। आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है कश्मीर डिवीजन के। इनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे आज के अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है और अंग्रेजी रोजनामा में सबसे पहली खबर कोविड के हवाले से शाया हुई है। कोविड-19 4 डेथ्स 132 न्यू केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। स्लो टेस्टिंग ओवरक्राउडिंग हिट्स ओवरसीज ट्रैवलर्स एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट have reduced rapid RT-PCR cost at airport by 21% from today. Need passenger cooperation, Director Airport। जी अम्मा। मेरे पास उर्दू रोजनामा है और इसमें ये खबर शाया हुई है। राजभवन जम्मू में फ्लैग डे मनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आर्म फोर्सेस की बहादुरी और बेलूस खिदमात का पेश किया सलाम। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इसमें भी कोविड के हवाले से खबर शाया हुई, तहकीक हालांकि शाया हुई है। ख़वातीन या बच्चों के मुकाबले में मर्द कोविड-19 को ज़्यादा फैलाते हैं। अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में इंकशाफ। जी हमारे मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें से 2 खबरें शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। ऑल प्राइमरी स्कूल्स टू हैव किंडरगार्टन्स मेंटर टीचर इनिशिएटिव टू बूस्ट लर्निंग आउटकम्स, चीफ सेक्रेटरी। और वी द पीपल उन्वान के तहत ये खबर शाया हुई है। नॉट विद स्टैंडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट हाइड्रो पोटेंशियल, JNK फेसेस एक्यूट पावर क्राइसिस, पीपल डिमांड आंसर्स। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसमें भी जैसे हमारे कहा कि कोविड
के हवाले से ही खबर शाया हुई। पावर डिपार्टमेंट टर्न्स हीट ऑन वायलेटर्स, 14,489 हीटिंग डिवाइसेस सीज्ड, ₹93 लाख फाइन स्लैप्ड ऑन कंज्यूमर्स। जी, उर्दू रोजनामे में ये खबर शाया हुई है। आफात समावी जैसे जलजले और सैलाब से निमटने के लिए पेशी इक़दामात, सैटेलाइट फ़ोन और दूसरे मवासिलाती आलात को मुतहरिक रखने की हिदायत। डिविजनल कमिश्नर का आला सतही इजलास में इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात पर अफसरों के साथ तबादले ख्याल। जी, आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से श्रीनगर के लिए नया बिजली कटौती शेड्यूल जारी कर दिया गया। मीटर वाले इलाकों में तकरीबन 4.5 से 6 घंटे, बगैर मीटर इलाकों में तकरीबन 6 से 7.5 घंटे की कटौती। और इसी अखबार से एक और सुर्खी जो ओमिक्रॉन के हवाले से शाया हुई है। ओमिक्रॉन के खतरात के पेश नज़र वादी में इंतजामिया मुतहरिक, लापरवाही न बरतें, रहनुमा उसूलों पर अमल करे सूबाई कमिश्नर। जी जी, मेरे पास भी अब एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें यह खबर शाया हुई है। डीसी श्रीनगर रिव्यूज प्रोग्रेस अंडर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान 2021-2022, डायरेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स टू एंश्योर 75% एक्सपेंडिचर बाय दिसंबर। जी ताबिश। शुक्रिया अमार। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ फरमा है कमांडर भानु प्रताप सिंह, आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है कश्मीर डिवीजन के। हम आपको फिर से समंदर के सफ़र पे ले जाते हैं और आप कह रहे थे अपनी जो नेवी में जो एक्सपीरियंस रहा है उसी का आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और कुछ ऐसी एक्सपीरियंस बताइए जो हम सब के लिए बिल्कुल लर्निंग एक्सपीरियंस रहे। मैं इंडियन नेवी के बारे में ये आपको बताना चाहूँगा जी कि पहले तो बहुत ही छोटे, जैसे मैं भी एक बहुत ही छोटे एरिया से आके जी इन शहरों में पहुँचा, और जो जवान भी इंडियन नेवी में सर्विस करते हैं, पहले तो हमारे जितने भी हेडक्वार्टर्स या हमारी यूनिट्स हैं वो सारी बहुत ही एक पॉश एरियाज में हैं। मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, दिल्ली और बीच में छोटी छोटी जगह भी हैं। तो जो एक्सपोजर एक इंसान को, चाहे वो अफसर हो या जवान हो, जब वो इंडियन नेवी में पहुंचता है, जो उसे मिलता है वो एक बाकी सर्विसेज से बहुत ही डिफरेंट है। बिल्कुल। और वो आपकी और पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका देता है, निखारता है। आपकी फैमिली को एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंचाता है जहां पे वो अच्छी एजुकेशन और भी जो वहाँ की फैसिलिटीज हैं वो अवेल कर पाते हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग्स जो हैं वो एक काफ़ी बड़े एरियाज में रहती है। तो ये मैं एक पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करूँगा जो पूरी फैमिली को और उस इंसान को जो मिल पाती हैं। और प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ इंडियन नेवी के बारे में, कि जो एक्सपोजर इंडियन नेवी एक ऑफिसर और एक जवान को देती है, मैं आपको उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आज की डेट में हमारे वैली में जो एज ए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स यहाँ लग रहे हैं, पोस्टेस लगे हैं, 80% आर फ्रॉम इंडियन नेवी सेलर्स, एक्स इंडियन नेवी सेलर्स। क्योंकि इंडियन नेवी जो का जो हमेशा रहा है, एक तो सेलर्स का भी, जवान्स का जो एंट्री लेवल है वो 10+2 साइंस से है, और उनमें एवरेज स्टूडेंट आपको 70 से 80% मार्क्स वाला मिलेगा। सो दैट इज द परसेंटेज। इस IQ लेवल का एक हमारा जवान भर्ती हो रहा है जी आज की डेट में। और जब वो इंडियन नेवी से निकलता है, नेवी की एक खास बात है कि वो आपको वहाँ ग्रूमिंग करवाती है, आपको पढ़ाती है। जैसे मुझे मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज इन लॉजिस्टिक्स में करवाया गया फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अच्छा, वैसे ही नेवी ने ही स्पॉन्सर, इंडियन नेवी ने स्पॉन्सर करके मुझे करवाया। जवान्स को भी वो पढ़ाने में पूरा जोर देते हैं। हम भी उनको बोलते हैं, हमारा एवरेज ग्रेजुएट जो हमारा जवान है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर नेवी से निकलता है उन 15 सालों में। अच्छा। तो ये पर्सनली और प्रोफेशनली पूरा ग्रूम किया जाता है। एक शेल में आप एक इंसान को नहीं रखते हैं, आप वहाँ पे नेवी में रखकर भी आप उसको मौका देते हैं कि वो अपनी तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाए, वो जो चाहता है वो करे। खैर, एक तरह की एक लिबर्टी और फ्रीडम उसको मिलती है अगर हम हुसूल इल्म के बारे में बात करें तो। लेकिन कहते हैं कि समंदरों का पानी जो है नमकीन होता है। जब ज़िंदगी ज़्यादा नमकीन हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादातर अपना अक्सर बेशतर वक्त जो है पोर्ट्स पे स्पेंड करते हैं, तो उस नमकीन ज़िंदगी में चाशनी घोलने के लिए क्या करते हैं, रिक्रिएशन के लिए क्या? रिक्रिएशन के लिए क्या है कि आज जो आजकल इंडियन नेवी के पास जो शिप्स हैं वो मैं आपको बता दूं, वॉरशिप्स हर एक साइज़ के रहते हैं, बट एवरेज वॉरशिप का जो साइज़ चल रहा है वो 150 से 160 मीटर तक रहता है। तो उसमें जिम की फैसिलिटी भी दी जाती है
उसमें आप जहाँ पे हमारे हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं उसको हम हेलो डेक बोलते हैं। वहाँ पे हम वॉलीबॉल फैसिलिटी सेलिंग के दौरान भी, समुंदर में भी हम वॉलीबॉल को एक रोप के साथ बांध के रखते हैं और वो हिलते हुए शिप में लोग उसमें खेलना पसंद करते हैं। वॉलीबॉल एट सी एंड ऑन ए मूविंग वॉरशिप। और उनको हम डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो उनकी ट्रेनिंग हो, उनके लेक्चर्स हों या कुछ प्रोग्राम्स हों, कुछ खाना बनाओ कंपटीशन, और जो अच्छा सिंगर है, अच्छा डांसर है, टू मोटिवेट देम, टैलेंट जो जिसमें टैलेंट है। बिकॉज आप एक उस बंद डब्बे में अगर आप 10 दिन 15 दिन समुद्र में चले जा रहे हैं, 1-2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद यू नीड टू रिक्रिएट। फैमिली को मिस करते हैं? बिल्कुल करते हैं फैमिली को मिस। और आपकी फैमिली में कौन कौन है इसमें? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरी डॉटर है जो अभी 10 साल की है, वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है जी। तो ये दोनों मेरे साथ अभी हैं। उनका सपोर्ट कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पोर्ट पे रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है आदमी को, क्योंकि वी आर इमोशनल बीइंग्स, और एक अपनी फैमिली, अपनी रिश्तेदारी से इंसान थोड़ा कट जाता है, हालांकि एक ग्रेटर पर्पस के लिए वहाँ जाता है। बिल्कुल अमार, मैं शायद ये भी सुना है कि जो नेवी में होते, या आई डोंट नो वेदर दैट्स नेवी और मर्चेंट नेवी, उसमें इंसान फोन से भी कटा रहता है, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विद फोन। लेकिन मैं फ़ोन के साथ इनिशियली जो मेरे पहले कुछ साल ऐसे ही थे, फ़ोन से बिल्कुल कट ऑफ थे हम लोग। हमें नहीं पता रहता था कि क्या चल रहा है फैमिली में। लेकिन मैं जैसे बताया, इंडियन नेवी की एक खास बात है जब भी हम सेलिंग पे जाते हैं तो हम एक लाइजेंस सेल को, कुछ लोगों को शिप से उतार के ज़मीन पे छोड़ के जाते हैं कि ऑफिसर्स का परिवार और जवान्स का परिवार, अगर उनमें कोई डिफिकल्टी आ गई, किसी को कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है या कुछ परेशानी आ गई, तो उनकी देखभाल कर सके। तो वो चीज हम छोड़ के अपने मिशन त्याग के आ जाते हैं, नहीं चले जाते हैं। कभी शिकायत नहीं की उन्होंने आपकी शरीक हयात में कि आप टाइम नहीं दे पाते? ये एक फौजी की लाइफ में सबसे बड़ी जो एक आप कह लें कि एक प्रॉब्लम ये रह जाती है कि वो अपनों से और अपनों के दुख या सुख में जो भी उनके कुछ फंक्शंस हैं, कोई शिरकत नहीं कर पाते। आप चाहे कुछ फेस्टिवल हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, खैर शर के मामले हो, बिल्कुल आप वहां पहुंच नहीं पाते। तो उस चीज से तो हर फौजी एक कट ऑफ रह जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि हमारा पीछे कोई ख्याल रख रहा है परिवार का, हम आगे बढ़ जाते हैं। और फैमिली की जैसे आपने बताया, वो हमसे ज़्यादा और इक्वली कहूँ कि ज़्यादा ही हमसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इस जर्नी में, क्योंकि हम तो फौजी हैं, हमने तो सोच लिया कि हम ये करेंगे, लेकिन वो तो नहीं है। वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ हमसे जुड़ते हैं बिल्कुल। वो समझ नहीं पाते कि ये क्यों क्या हो रहा है, ये चले गया, अभी हमें ज़रूरत थी, ये हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल प्रताप जी, आपने जो अपने समंदर की हमें सबको सैर कराई, लेकिन उसके बाद आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर बने कश्मीर डिवीजन। इस डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि समंदर से फिर यहाँ का सफर कैसा है? बिल्कुल, जब मेरा लास्ट ईयर रिटायरमेंट का था, तो मुझे ऐसा करके इंफॉर्मेशन आई कि इस तरह की एक हमारे होम स्टेट में इसके वैकेंसी ऐसी करके आई है। तो मैंने पहले इसके बारे में जाना, डिपार्टमेंट के बारे में। तो मुझे ये लगा कि जो मैं आज तक फौज में करते आया था एज ए लॉजिस्टिक ऑफिसर, हमारा काम है जो फाइटिंग आर्म्स हैं उनकी मदद करना, उनको कपड़ा मिल जाए, उनको राशन मिल जाए, उनको हर चीज़ मिल जाए। तो जो वही काम मुझे ना कि उस फॉर्म में दूसरे तरीके से मुझे यहाँ करने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं एक उस जवान की मदद कर पाऊँ जो जवान रिटायर होके इतने सालों की सर्विस दे के, क्योंकि आप स्पेशली हमारे वैली के जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने सारे जवान जो हैं जो बैटल कैजुअलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो वॉर विडोज़ हैं, वार माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दिया है, स्पेशली वैली के, वो आपको जम्मू रीजन में भी इतने नहीं मिलेंगे जो वैली के जवान हैं। मैं आपको ये इंटरनल फिगर्स हैं बता सकता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ, जो शहादतें दी हैं, वो वैली के लोगों ने दी है। इस चीज़ को कोई बाहर शायद नहीं जानता है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हूँ, बता सकता हूँ। और ये जो हमारा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो रिटायरमेंट के बाद भी फौजियों का ध्यान रखता है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो।
ये इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है और ये बेसिकली एक सेंट्रल का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एक रहता है जी। बट स्टेट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली वी आर अंडर होम डिपार्टमेंट। ओके। होम डिपार्टमेंट है जो हमारी इस चीज़ में पूरी मदद करता है, वही हमारा सारा बजट और सब कुछ वही लोग देखते हैं, और जो छोटे मोटे ग्रांट्स होते हैं बाकी चीज़ों के वो हमें सीधे केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो दिल्ली में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वहाँ से आते हैं। जी खैर, इस बारे में और बात करेंगे कि सैनिक वेलफेयर के बारे में आप क्या क्या करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपके अंडर हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है कमेंट्स के जरिए भी हमारे साथ जुड़ती है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में। तो मैं नाम लेना चाहूँगा पहले जो लोग हमारे साथ जुड़े। भक्ति सागर, गुलाम दर्जी साहब, हया भट्ट, जरका रफ़ीक, मुमताज़ भट्ट, अक्सा रफ़ीक, पीर तनवीर, वानी मकबूल, अहमद सुहेब, गुलाम जिलानी, रिफत जान, ज़हूर डार, बशीर अहमद डार, तिया खान, बिलाल खान, अफशाना, अजहर हाशमी, फारूक अहमद, अब्दुल हसन मौसवी, मोहम्मद सलाम बांडे, मनशा, आफाक मीर, बशारत खान, नोमान आशिक, बशीर अहमद डार, स्नो ड्रॉप, गुलाम जिलानी। आप सभी दोस्तों का कमेंट करने के लिए और हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी दादो तहसीन से हमारे प्रोग्राम को नवाजा है। हमारे आज के गेस्ट के बारे में भी आपके अच्छे तासुरात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हम अपने मेहमान से सिलसिले कलाम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमें एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। यूं गए यूं आए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। बेहतरीन नस्ल तो स्वल्प स्वल्प दो दिन वल जानवर सारनी हिंज मांग। राष्ट्रीय गोकुल मिशनस तहत युस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान छु, तम सत मुमकिन जि थद पाई ज़ात तो बेहतर फायदा दिन वल वथ हेकन मादा जानवरन पैद सपदित। लाइव स्टॉक बोर्डन छु पूर कशीर मज जाय जाय मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू कोरमुत। आमदनी ते मालस हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त ते अमी स्कीमी हुन तुलियो भरपूर फायदे। जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कश्मीर। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं कमांडर भानु प्रताप सिंह साहब से, जो कि जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कश्मीर डिवीजन है। खैर, मैं कमेंट्स को पढ़ रहा था तो एक अच्छा कमेंट यहाँ मेरी नज़रों से गुजरा। मनशा जी लिखती हैं कि अमार भाई, इट्स माय नीसेस बर्थडे, प्लीज़ गिव हर ब्लेसिंग्स, हैप्पी बर्थडे अक्तस जान। अक्तस जान को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और खैर, अक्तस को ही नहीं, आज जिनका भी बर्थडे उनको भी हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो खैर, इस बातचीत के सफ़र को अपने मेहमान के साथ जारी रखते हैं। जो जैसा कि आपने कहा कि आप सैनिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो भी पोस्ट रिटायरमेंट जो जवान होते हैं उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं, तो कितने ज़िलों की देख रेख आप इस वक्त कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली अभी मेरे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, बडगाम, कुलगाम, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां एंड अनंतनाग। अच्छा। इन सभी ज़िलों के जो एक्स सर्विसमैन हैं या जो वॉर विडोज़ रह गई हैं या फिर जो वीर माता पिताज हैं और जो ऐसी वीर नारीज रह गई हैं पीछे, जिनके हस्बैंड्स नहीं रहे हैं, जिन्होंने बैटल कैजुअलिटी में अपनी जान दी है, और उनके बच्चे, उन सब का इसमें मैं आपको एक छोटा सा अपना रोल बता दूं कि ऑफिशियली हमारा रोल क्या रहता है। रिटायरमेंट के बाद एक फौजी को आई कार्ड दिया जाता है, एक्स सर्विसमैन का। वो आई कार्ड ये ऑफिस इशू करता है, और जब किसी एक फौजी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है कहीं पे, तो जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी को वो सिलेक्ट करता है, तो वेदर ही इज एक्स सर्विसमैन और नॉट, वो डिपार्टमेंट हमसे वेरिफिकेशन लेता है। और उनके जो बच्चे आपने देखा एक्स सर्विसमैन के, उनको गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत कॉलेजेस में उनको प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशंस मिलता है, जो उसके लिए उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो भी ये ऑफिस इशू करता है। और वो इम्पॉर्टेंट काम एक और, कि जो लोग पेंशन रिटायरीज हैं एक्स सर्विसमैन, इनकी जो पेंशन है हर साल इनका एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किया जाता है कि ये लोग जिंदा हैं, इनको ये सब इनकी पेंशन बरकरार रहे। उस चीज़ को भी हमारा ऑफिस करके देता है
और जो इनके मसले मसाइल डिफेंस पेंशन जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ हम डील करके इनके पेंशन की चीज़ को भी सॉल्व मतलब आप एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं उनके और हुकूमत के दरमियान। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों के सिर्फ ये तो ऑफिशियल मसले हैं जिनमें प्रॉब्लम रहता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अभी 1.5 महीने पहले यहाँ श्रीनगर में एक जगह पे बिकॉज ऑफ फायर कुछ घर जल गए, बहुत सारे 100-150, उसमें हमारा एक सर्विसमैन भी था। सो उसको कोई मदद हो सके फौज के तरह से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो रिहेबिलिटेशन के लिए, तो उसके लिए वो ग्रांट चाहिए, तो उसके लिए हम वो इतनी बड़ी एफआईआर में पुलिस डिपार्टमेंट से उस एक आदमी का नाम नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें और भी सिविलियन लोग भी हैं। बिल्कुल। तो हम पुलिस के पास गए उसके बिहाफ पे कि इसके नाम से एक एफआईआर प्लीज दे दीजिए कि इसका घर इसमें जला है, कर सकें, तो हम इसकी मदद कर सकें। तो ये हम सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर एक्स सर्विसमैन। ब्रह्म प्रताप जी, हमें ये बताइए कि ये एक्स सर्विस मैन के साथ साथ जो उनके साथ बच्चे वाबस्ता, उनके जो चिल्ड्रन है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं जो अक्टूबर के महीने में हुआ है। 4 बच्चे हमारी वैली के एक्स सर्विसमैन के बेंगलोर में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, आर्मी की तरह स्पॉन्सर्ड भेजे गए, जिनकी पूरे 4 साल की जो उनकी क्वालिफिकेशन जो वो टूरिज्म में वहाँ लेंगे, जो अपने जो MBA करने गए हैं, चारों को उनका अप्रोक्सीमेट जो खर्चा वहाँ पे रहेगा वो टोटलिटी में 30 से 40 लाख तक है। वो सब 1 रुपया स्पॉन्सर्ड, उनको अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं देना है, सब गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो इन बच्चों को या इनके फैमिलीज को पता नहीं, बिकॉज ये बहुत दूर में रहते हैं, इतना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस। तो इनके जो हक हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो बेटरमेंट की, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या फौज की हो, वो हम इनके तक पहुंचाते हैं कि ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो खैर कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपने ऑब्जर्व किया, उसको सेलिब्रेट किया रादर, तो बहुत सारी तकरीबों का भी एहतमाम हुआ और बहुत सारी सेरेमनीज हुई, आपने उस दिन को सेलिब्रेट किया, तो क्या कुछ खास था उस दिन के बारे में बताइए। हाँ, बेसिकली कल का जो दिन था वो इसको हम 7 दिसंबर बोलते हैं, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। अच्छा। ये 1949 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन तो नहीं कह सकते हम इसको, ये एक समझ लीजिए ताजरत है, जिसमें आप कहते हैं उर्दू में, अब उसको याद करने के लिए उन लोगों को जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अच्छा। बेसिकली मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बोलूं कि अगर हमें कोई इंसान अगर अपना वक्त ना दे तो हम उसे याद रखते हैं, कोई हमें पैसे ना उधार दे तो हम उसे याद रखते हैं, पर जो इंसान बिना आपसे कुछ मांगे अपनी जिंदगी दे देता है, बिना लोगों को पता चले ना बताए, उसको हम भूल जाते, उसे हम भूल जाते हैं। तो ये वो दिन है जो याद करवाता है सबको कि ये लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है कहीं पे भी, चाहे वो वैली के अंदर हो या बॉर्डर्स पे दिया है या कहीं भी दिया है, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और इस आज के दिन से हम एक हमारा आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड होता है जिसको हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसमें जो पैसे जमा होते हैं पूरे हिंदुस्तान से, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्डर्स निकालते हैं, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, मुलाजिम हैं, उनके पैसे कट किए जाते हैं, डोनेशंस लोग करते हैं। जो इसमें पैसा इकट्ठा होता है वो इन वीर नारीज, वीर माता पिता, इनके बच्चों में बहुत सारे स्पेशल ग्रांट्स हैं, वो दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको हमेशा थ्रू आउट स्पॉन्सर नहीं कर सकती। तो कुछ लोगों की भागीदारी इसमें रहे, लोग जुड़े, वो जाने कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, ये उस दिन को मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि कल हमारे बहुत ही खास मेहमान कल इस प्रोग्राम में जुड़े थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग के पोले IAS जो हैं वो इसमें आए, इसमें शिरकत किया। DC श्रीनगर एजाज साहब जो हैं वो इसमें जुड़े, DIG सेंट्रल रीजन कश्मीर जो है वो इसमें जुड़े। और ये जितने हमारे वीर नारी थी उनको उन्होंने सम्मानित किया, उनको जो वहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो दी। तो ये हमारा फंक्शन। खैर ये तो सैनिक वेलफेयर ऑफिस के हवाले से कुछ मालूमात जो हमारे नाज़रीन तक पहुंची। हम वापस थोड़ा आपके अपने ज़ाती सफ़र पे आएंगे। बहुत सारे पोर्ट्स पे आपने कहा कि आप गए और बैरून ममालिक में भी गए, जैसा कि आपने रशिया का जिक्र किया। तो सबसे ज़्यादा फैसिनेट आपको किस पोर्ट ने किया? क्या सभी पोर्ट एक जैसे होते हैं कि या अलग अलग कुछ अपनी स्पेशलाइजेशंस होती हैं? मैं आपको ये कहूँगा कि पोर्ट्स तो उस टाइम तो सब एक जैसा ही लगता है, लेकिन मैं ना कि सिर्फ रशिया, इस नेवी ने मुझे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस,
एंड इनफैक्ट रशिया विच आई टोल्ड यू। तो इस जगह पे मुझे इन्होंने देखने का मौका दिया और मुझे सब कहूँ तो सबसे ज़्यादा फैसिनेट मुझे हमेशा अपने हिंदुस्तान ने ही किया, और स्पेशली अंडमान निकोबार, जो हम सोचते भी नहीं हैं, हमारे जहन में कभी नहीं आता है कि वो हमारा एक हिस्सा है, वो एक जगह हमसे जुड़ी हुई है। सो वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह लें। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं भी नेवी में रहते वहाँ घूमने जाता था या कुछ, वैली के वहाँ पे हमें बहुत सारे जो ये आपके कारपेट्स की जो शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, वो आपको अंडमान निकोबार की जो दूर दराज के आइलैंड हैं वहां भी मिलती है। क्या बात। आप एक आइलैंड का नाम अगर आप कभी सर्च करेंगे उसको नील आइलैंड बोला करता था, उसका नाम गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया है। इतना दूर दराज का आइलैंड जो 5 किलोमीटर का भी नहीं है, उसमें भी आपको कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट शॉप मिलेगी। दस्तकारियां तो खैर हमारी सकाफत का हिस्सा है बिल्कुल। और न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में भी उनको पसंद किया जाता है। लोग खोज के निकालते हैं कि कश्मीर से कौन सी चीज़ बन के आई है, हम उसको खरीदें, और बहुत ही महंगे दामों चीज़ें फरोख्त होती हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जैसा कि आपने पहले ही कहा कि बहुत मौसमी हालात जो है समंदर में काफ़ी बदलते रहते हैं। कभी तूफान आता है, कभी हम देखते हैं कि ऊंची लहरें, हाई टाइड्स, कभी कभी सुनामी भी हमने देखी। तो ऐसा कभी एनकाउंटर हुआ कि आप बहुत ही शदीद मौसमी हालात का शिकार हुए और उसमें से किस तरह से उभरे? आपने सुनामी की बात की, तो जो ये 2011 में जो जापान में सुनामी आई थी, उसी टाइम हम फिलीपीन से हमें जापान के लिए एंट्री था हमारा, और वही सुनामी वहाँ हिट की और वहाँ पे न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ था, जिसकी वजह से हमारी एंट्री को रोका गया। अदरवाइज हमने जापान एंटर करना था। ये 2011 की बात है। मतलब हुआ। बिल्कुल नैरो स्केप है। और हमारी शिप जब जापान सी को क्रॉस कर रही थी, तो जो उसमें सेंसर्स होते हैं वो न्यूक्लियर वहाँ पे जो फॉल आउट है पानी में जो उसके रह जाते हैं, वो उसके बारे में भी इंडिकेशंस थी। तो एक बहुत क्लोज एनकाउंटर था जो 2011 में मैंने खुद, जो आपने सुनामी का जिक्र किया, उसमें से हम गुजरे हैं। अच्छा। करते हुए तो बहुत मुश्किल हालात थे शिप में। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जो सामान है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, जब हम सेलिंग पे निकलते हैं तो हम उनको रोप से, रस्सियों से बंद कर देते हैं कि वो गिर ना जाए। नहीं तो हर बार उन तूफानों में सामान का बहुत नुकसान होता है, बहुत टूट जाता है। और खासकर आप लॉजिस्टिक्स से जुड़े होते हैं, तो हमें ये बताएं कि जो समंदर पे आप मतलब स्टॉक रखते हैं, जैसे हम घरों में, जैसे विंटर आने वाला है तो हम काफ़ी ज़ख़ीरा करते हैं, घर पे चावल रखते हैं और साजो सामान रखते हैं ताकि हम इस ठंड का मुकाबला कर सकें, कोयला रखते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें भी एक स्पेसिफिक स्टॉक रहता होगा। कभी ऐसा हुआ कि किसी ऐसी जगह फंस गए कि स्टॉक ही खत्म हो गया? ऐसे हालात, यही तो जॉब है एक लॉजिस्टिक ऑफिसर की कि वो ऐसे हालात बने ना। तो हमारे पास बेसिकली जो राशन होता है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं, ड्राई राशन और फ्रेश राशन। ड्राई में जो आपका दाल चावल टाइप है, और फ्रेश में जो आपकी सब्जियां या दूध ये सब है। तो इसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी रहती है जिसको हम कूल रूम बोलते हैं। जो कोल्ड रूम है वो कोल्ड स्टोरेज की तरह मतलब कि एक 3 से 5 डिग्री में, और जो माइनस में टेम्परेचर है, जो मीट प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली खाने की चीजें प्रिजर्व रह सकें। बिकॉज अगर आप 18-20 दिन बिना किसी पोर्ट को टच किए चल रहे हैं तो आपको अपने जवान को, आपके ऑफिसर को खाना खिलाना है, और जो वहाँ खाना बन रहा है वो सब डिपार्टमेंट भी लॉजिस्टिक ऑफिसर के पास ही रहता है, जिसको हम गैली बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो वहाँ पे ये खाना बनाया जाता है और ये राशन स्टॉक किए जाते हैं, और जो शिप का प्रोग्राम होता है वो इसी तरह से बनाया जाता है कि आपको राशन को मद्देनजर रखते हुए, और अगर आपका राशन एट सी खत्म भी हो जाए तो किसी और शिप को बोला जाता है कि आप उन्हें पहुंचाइए असिस्टेंस के लिए। जी, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। इससे पहले कि आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दे, एक कमेंट में रिसीव हो गया, इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट नेवी रिक्रूटमेंट विल हेल्प द एस्पिरेंट्स। आप टिप्स भी बताएं और साथ साथ मैसेज भी बताइए। टिप्स के लिए मैं नेवी में यही कहूँगा कि जो हमारे वैली के बच्चे हैं इनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, जस्ट उन्हें पता नहीं है। तो पहले तो मैं सबको ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो आपने भी अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स, बिल्कुल वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने दूसरा कहा कि पर्सनैलिटी वो आपको आपकी परवरिश से मिलती है, वो उस चीज़ में बहुत फोकस करना पड़ता है और जानना पड़ता है। अगर आप ये वो टेस्ट नहीं है कि आपने कुछ याद किया और आपने जाके वहाँ पे पास कर लिया,
ये टेस्ट पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट रहता है, उस पर फोकस कीजिए। और हो सके तो इनके लिए बहुत अच्छी ऑनलाइन कोचिंग्स भी मिलती हैं, जिनको पहले ही जानिए कि आप में क्या कमी है, बिकॉज आपको पर्सनैलिटी को चेंज करने में समय लगता है। ये ऐसी बात नहीं है कि आपने आज ही अपने आप को बदल दें कि मैं कैसा हूँ, रातों रात तो ये होता नहीं है। तो उस चीज पे अगर ये 3 चीजों पे हमारे यहाँ के लोग गौर कर लें तो बहुत आसान है ऑफिसर का टेस्ट भी पास करने का। थैंक यू सो मच। खैर घड़ी का इशारा है कि अब प्रोग्राम को रैप करने का वक्त हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, अपनी जर्नी के बारे में, अपने ऑब्जर्वेशंस के बारे में और नेवी के बारे में बिलखुसूस आपने जो जानकारी दी उससे हमारे नाजरीन भी मुस्तफीद हुए होंगे और जो एस्पिरेंट्स नेवी में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये गुफ्तगू कारआमद साबित हुई होगी। आपको फिर से एक बार बहुत थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये गुफ्तगू यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जिस तरह से ताबिश ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरेंट अब दस्तक दे चुका है और फिर से केसेस बढ़ने का खतरा लाहक है, तो SOPs गाइडलाइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मास्क पहनें और आप मार्केट प्लेसेस में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और गैरों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आइंदा भी देखते रहिए जिस प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग JNK।